Hello, my dear students. Welcome to our classes, the online platform of the biggest institute. Our classes, Bhubaneswar Vice. So this is Anshuman Chetak, the physics lecturer of our classes. You have watched my previous lecture from unit dimension, and we have solved some concepts and problems regarding dimensional analysis and error. So this will be a very short term course, very short conceptual lecture on scalar and vector. So we will discuss some interesting concept and how to solve the problems. I will teach you, and you will learn the basic methods to solve the problems, to attempt each and every questions of NEET examination. So coming back to the topic, बच्चों स्केलर एंड वेक्टर्स जो चैप्टर है वो चैप्टर में क्या क्या सब कॉन्सेप्ट से एक एक करके हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो उसका प्रॉब्लम्स आएगी नीट या जेईई मेन एंट्रेंस उसकी सॉल्व करेंगे. ओके, सो पहला चीज आप लोग क्या ये कुछ क्वांटिटीज दिया गया होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी. जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, दैट मींस द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दैट मैग्नीट्यूड शुड बी स्पेसिफिक, दैट मैग्नीट्यूड शुड बी स्पेसिफिक, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो ओनली स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, then the quantity will be a scalar quantity. When it will be a vector, both specific magnitude as well as direction. मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर आ जाए तो उसको वेक्टर बोलते हैं. कोई भी क्वांटिटी के स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड या स्पेसिफिक डायरेक्शन उसके साथ होना चाहिए तब वो वेक्टर बनेगी. दोनों अगर नहीं है, नाइदर स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे टेंसर. क्या है बच्चों? टेंसर. टेंसर इज सच ए क्वांटिटी व्हिच हैव नीदर स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन. अब बच्चों थोड़ा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल्स, सब चीज का एग्जांपल लेंगे. स्केलर का एग्जांपल बोला जाए. स्केलर कौन सी क्वांटिटी स्केलर बनेगी? मास स्केलर क्वांटिटी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी. ओके, एरिया, एरिया बच्चों वेक्टर क्वांटिटी. अब एरिया बोलोगे लेंथ इनटू लेंथ, एरिया कैसे वेक्टर बन गई? एरिया of the surface will be directed perpendicular to the surface, so area is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Okay, surface tension, बच्चों ये नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ये है टेंसर क्वांटिटी. ओके, उसी कैटेगरी में और कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्ट्रेस. स्ट्रेस, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है. अब ये सब चीज आपको देख के बताना है. बहुत सब क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं प्लस 2 में, और आगे भी बहुत क्वांटिटीज आएंगी. तब पता चल जाएगा जब एग्जाम आएगी. आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज, यू कैन आइडेंटिफाई इजीली. ये आपका मेन चीज नहीं है, मेन चीज आगे आएगी. अब देखेंगे कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं. कॉपी कर लीजिए ये सब. अब मेन टॉपिक आगे आएगी. इसके बाद जो वेक्टर की मेन चीज क्या है जिसको लेकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पहला. दूसरा है एडिशन, addition, subtraction.
तीसरा मल्टीप्लिकेशन, ओके। और उसके साथ ये चौथा ले लेते हैं बच्चों, और एक छोटा सा चीज है जिसको बोल सकते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब यही चार चीज ही पढ़ना है हम लोग को, यही चार चीज को लेकर टोटल वेक्टर कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सो पहले एक एक चीज रखना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ए इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर। वेक्टर बच्चों एक 3D एस्पेक्ट है या 2D या 1D? ऑब्वियसली वेक्टर जो 3D एस्पेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3D कोऑर्डिनेट्स। सो 3D कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स आएगी सपोज x, y, z, ओके। सो एक वेक्टर ए वेक्टर को 3D फॉर्म में लिखते हैं x i क्या प्लस y j क्या प्लस z k क्या, ओके। और i j k यहाँ पे क्या है ये तो मालूम है, i क्या j क्या k क्या, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। अब यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कितना आएगी? सब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपकी 1 है, ओके फाइन। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ए मॉड्यूलस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर तीनों कोफिशिएंट x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर ले लेंगे। बच्चों 3D कांसेप्ट एक यहाँ पे देखते हैं, एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, ओके। i कैप, j कैप, k कैप, these are the unit vectors। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। सो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लाई करेगी वो है i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो लाई करेगी वो है j कैप, z एक्सिस की डायरेक्शन में जो लाई करेगी वो है k कैप। ये तीनों वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हम पहला चीज पढ़ रहे हैं। अभी बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन। तो ओके, जो भी चीज आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन के अंदर में, ओके। टोटल 4 चीज में वेक्टर कंप्लीट हो जाएगी, दिमाग में डाल लेना है, बहुत आसान चीज है वेक्टर, 4 ही चीज में वेक्टर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर है ए, दिस वेक्टर की कोऑर्डिनेट x y z, मतलब x एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, y एक्सिस, अब ये आपका z एक्सिस। सो ये है ए एक x लेते हैं, ये y, ये z, ओके ओके। सो ये जो डिस्टेंस कवर करती है एक्स एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट है इसका, मतलब ये वाला पॉइंट, एक्चुअली इसको ये वाला पॉइंट में लिखेंगे, कौन सी पॉइंट? दिस मच। ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस x है, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस y है, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस ये वाला z, ओके। कभी कभी कुछ बुक्स में आप लोगों को ये भी लिखा जाता है, अगर ये ए वेक्टर है तो तीनों कोऑर्डिनेट इसके बन जाएंगे ax, ay, az। सो उस वेक्टर को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। बच्चों एक वेक्टर को लिखते हैं तो उसमें यूनिट वेक्टर डाल के लिखना पड़ता है। यूनिट वेक्टर वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड इसकी 1 है। कोई भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोई भी मैग्नीट्यूड, सपोज कोई भी मैग्नीट्यूड एक मान लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ? एक यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसकी क्या चेंज आ जाएगी? चेंज सिर्फ उसकी डायरेक्शन में आएगी, डायरेक्शन नहीं होगी, पहले डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। दिमाग में डाल लीजिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, एनी, सारी दुनिया में जितना भी यूनिट वेक्टर है सबकी मैग्नीट्यूड 1 है। फाइन, जितना भी यूनिट वेक्टर है सबकी मैग्नीट्यूड 1 है। बहुत जरूरत है ये वाला कंसेप्ट। ओके, सो उस हिसाब से इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए की मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बहुत जरूरत है, प्रॉब्लम। तीसरा कंसेप्ट है यहां पे, तीसरा कंसेप्ट है इसी में, ये जो पॉइंट है ए के लिए इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ऑब्वियसली दिस इज द पोजीशन। अब हम एक वेक्टर यहां पे अगर बनाएं 3D प्लेन में, कोई भी वेक्टर अगर बना ले, ओरिजिन के हिसाब से इसकी पोजीशन वेक्टर है, इसकी पोजीशन मान लीजिए ए है, ये बी है। ए की पोजीशन वेक्टर है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी की पोजीशन वेक्टर है बी एक्स बी वाई बी जेड। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में बच्चों? ए की पोजीशन वेक्टर है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी की पोजीशन वेक्टर है बी एक्स बी वाई बी जेड। दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच जो डिफरेंस आएगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी बनेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? आपको बोला जाएगा ए वेक्टर कितना है, आराम से लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू, डाल देना है आई क्या, यहाँ पे जे क्या, यहाँ पे के क्या। सिमिलरली बी वेक्टर लिखना है बी एक्स आई क्या, बी वाई जे क्या, बी जेड के क्या। आ गया समझ में? बोला जाएगा ए बी के बीच डिस्प्लेसमेंट लेना है, मतलब ए और बी के बीच में कितना फर्क है वही निकालना है, कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने, सो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे, कोऑर्डिनेट बन जाएगी। बहुत आसान है, इसमें से डिफरेंस निकालना है, मतलब बी एक्स माइनस एक्स ये कोऑर्डिनेट, बी वाई माइनस ए वाई दूसरा, बी जेड माइनस ए जेड। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगी, बी एक्स माइनस ए एक्स आई क्या, अरे भाई एक्स में हमेशा आई आएगी, बी वाई माइनस ए वाई जे क्या प्लस बी जेड माइनस ए जेड के क्या। अब हो गया बच्चों, हो गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोजीशन तो आपको पता होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट वो फर्क वेक्टर की पोजीशन वेक्टर बनती है। फाइन, अब ये तो आपको मालूम है, ये मंत्र है, याद रखना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में तो ये मंत्र याद रखना पड़ेगा। आई क्या प्लस जे आई क्या मॉड्यूलस जे क्या मॉड्यूलस के क्या मॉड्यूलस, सबकी वैल्यू 1 है, बराबर। ओके, अब अगला टॉपिक, इसी में कुछ और टॉपिक है, टोटल रेड मार्क किया जा रहा है, आपको अच्छा से याद है और 1 मिनट में खत्म हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब क्या है वो 1 मिनट? पहला चीज देखेंगे, नंबर 1 यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन, ये है मेन मुद्दा। पहले मुद्दे पे आते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, यूनिट वेक्टर मतलब जो भी वेक्टर हम लोग को दिया गया है उसकी डायरेक्शन निकालना है, वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। सो मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है, ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, बराबर बराबर। अब यहाँ पे इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या आएगी बच्चों, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर मॉड्यूलस।
आ रहा है। अरे सर ये तो हमको पता है, हमको मालूम है, आपको पता है, लेकिन कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है, कहानी और आगे जाएगी। ए वेक्टर बाई ए मॉड्यूलस इतना है, ए वेक्टर कितना है आपको डाल देना है, ए एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या, ए जेड के क्या। अब ए मॉड्यूलस आपको तो मालूम है, ए एक्स स्क्वायर, अच्छे बच्चे हो, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट ओवर, वेरी गुड। अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट बोल ले एक बार, टोटल चारों चीज, अब प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ओके बच्चों, अब ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रहेगा आपको, हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। जो रेड मार्क किया जा रहा है, रेड मार्क जो किया जा रहा है कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ओके, अब कहानी इसी से बहुत कुछ निकलती है, बहुत कुछ निकलती है भाई। ओके, वैरायटी टाइप क्वेश्चन इसी से आते हैं। ओके, अब ये तो आप लोग को लिख लिए होंगे, यहाँ पे दूसरा चीज देखते हैं। बच्चों ये अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये मान लीजिए एक वेक्टर है ए जिसकी कोऑर्डिनेट ए एक्स ए वाई ए जेड है। सो ये इसके, ये वाला होगी ए एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सिमिलरली ये वाला होगी ए वाई। ओके, ये जेड एक्सिस। ओके, सो जेड एक्सिस मतलब ऐसा है, ऐसा रहेगी। अच्छा, ए जेड कौन सी आएगी, ये वाला आएगी ए जेड। तो बराबर आ रहा है समझ में। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से। अब ये क्या अभी बुरे से लिखेंगे, नहीं ये भी अच्छे से है, फिर भी और क्या अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए ए क्या तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, इसको सिर्फ ए लिख सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। सो ए एक्स बाई ए आई क्या प्लस ए वाई बाई ए जे क्या प्लस ए जेड बाई ए के क्या। आ रहा है बच्चों, बच्चों समझ में आ रहा है, ए एक्स बाई ए आई क्या, ए वाई बाई ए जे क्या, ए जेड बाई ए के क्या। अब ये जो तीनों आ गई, ये तीनों क्या है भाई, फिगर देखिए, फिगर देखिए, फिगर मतलब डायग्राम। ओके, कुछ और मत समझना। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाला ए एक्स ये मालूम नहीं, जाने दो ये वाला क्या है, लेकिन ये वाला तो मालूम नहीं, ये वाला कौन सी है, वेक्टर ए एक्स बाई ए लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सी आएगी, अगर इसको एंगल ले लेते हैं ए एक्स बाई ए, मान लीजिए एंगल है अल्फा, ए एक्स बाई ए बनेगी कॉस अल्फा। दैट मीन्स ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो है अल्फा। सिमिलरली ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो है बीटा। फिगर को इमेजिन कीजिए, ए वाई बाई ए, वो बनेगी कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड कितना एंगल बना रही है इसके साथ, ये ऐसा है लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे रहेगी। ओके, सो ए वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बना रही है, तो उसको बोलेंगे गामा, मान लीजिए वो है गामा, तो वो है कॉस गामा। ओके, तो ये तीनों को बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं क्या है, मैजिक डीसीएस। डीसीएस, डीसीएस का मतलब डायरेक्शंस कोसाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डीसीएस ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है उसका डीसीएस निकालना है। डीसीएस कैसे निकालोगे, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ए एक्स बाई ए वाई बाई ए जेड बाई ए डाल देना है डीसीएस। ओके फाइन। ओके, कोई वेक्टर दिया गया होगा, या छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए वेक्टर गिवन 2i क्या
माइनस जे क्या प्लस 4k क्या। फाइंड द डीसीएस। डीसीएस क्या बनेगी? डीसीएस निकालने से पहले ए मॉड्यूलस निकालना है। घनाभार निकालना है। ए मॉड्यूलस कितना है? 4 + 1 + 16 ओके 21 रूट ओवर। सो डीसीएस क्या बनेगी? ax by a, ay by a, az by a। सो 2 by √21 ओके -1 by √21 16 सॉरी 4 by √21 हो गया डीसीएस। डायरेक्शन कोसाइंस ओके। दूसरी चीज पूछती है एंगल। ये एंगल कितना एंगल बना रही है ये भी पूछती है। क्या पूछती है इसमें? फाइंड ये कॉन्सेप्ट आ गई इंपॉर्टेंट, रेड मार्क कर लेते हैं ये जो आती है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है बच्चों? दिख रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? वो है एंगल। सो वो एंगल निकालना है आपको। कितना है वो एंगल? अल्फा है बच्चों, बीटा है और गामा है। अल्फा कितना है? cos इनवर्स, यहां से देखिए cos अल्फा दिस मच। सो cos इनवर्स ax by a आपको एंगल पता चल जाएगा। बीटा cos इनवर्स ay by a। कोई भी वेक्टर दिया गया होगा फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ y एक्सिस, मतलब आपको ay by a करके cos इनवर्स में डालना है। ओके फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ z एक्सिस, सो az by a करके cos इनवर्स करना है। ओके बहुत आसान है, आ रहा है समझ में? फाइन। अब इतना तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें cos इनवर्स बस डाल देना है। cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स तीनों तो तीनों बन जाएगा। हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। छोटा सा छोटा सा कोई भी वेक्टर को अगर रोटेट करेंगे, रोटेट यहां पे लिख लेते हैं। और एक ये तो एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रह गया होगा, कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर को अगर रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी या मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी। ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज्ड, डायरेक्शन इज चेंज्ड। तो वेक्टर चेंज होगी कि नहीं होगी? अल्टीमेटली चेंज होगी, क्योंकि वेक्टर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगी। कोई भी एक चेंज होगी तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके डायरेक्शन चेंज हो जाए या डायरेक्शन को कांस्टेंट करके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, कोई भी एक भी चेंज हो जाएगी आप लोग की। सो दोनों अगर फिक्स रहेगी तो वेक्टर फिक्स, कोई भी एक चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके सो रोटेशन ऑफ वेक्टर। रोटेशन में क्या होती है? मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे कितना एंगल कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थीटा। अब इसको 90 डिग्री रोटेट किए, अब यहां से यहां तक आ गई 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड जो है वही रही, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं। दोनों चीज देखेंगे क्या क्या चेंज होगी इसमें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी चेंज होगी? ठीक मार्क करेंगे। मैग्नीट्यूड चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी? बराबर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके तो बच्चों पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में इतना चीज आ रही है, इतने से क्वेश्चन निकालना है। ओके अब ये हो गई आपकी खत्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत छोटा छोटा चीजें अभी देखेंगे। ओके फाइन, कॉपी कर लीजिए, आप लोग शायद कॉपी कर लिए होंगे, देख लीजिए फिर भी थोड़ा सा। ओके स्क्रीनशॉट कोई बच्चों लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कुछ भी। ओके
फाइन। अब आगे देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। छोटा छोटा चीज बच्चों याद रखना है, छोटा छोटा चीज से बहुत सारी कंसेप्ट आ जाएगी, बहुत सारे याद रखना। और एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलने से पहले एक छोटा सा चीज बोलता हूं, एक छोटी सी कहानी। ये क्या है बच्चों, बचपन में देखे होंगे, मैप में था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद है। अब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कंपेयर किया जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पक्का ईस्ट और वेस्ट के बीच एंगल 180 डिग्री, ईस्ट और नॉर्थ के बीच एंगल 90 डिग्री। पता चल रहा है आपको सब, ये 90 90 90 90 बराबर। अब यहां पे बीच में एक एंगल आती है कभी कभी, ये एक एंगल है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ओके। ये एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये भी साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ओके। आ रहा है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है ये सब चीज। अब इसकी एंगल कितना होगी भाई, ये नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, तो ये एंगल बनेगी 45 डिग्री। अब ये जितना दिख रहा है सब 45 डिग्री है, सब 45 डिग्री, ओके। टोटल 90 है, तो ये 45 बनेंगे। दिख रहा है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब 45 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे बीच बीच में, ओके सब। ये चीज बहुत प्रॉब्लम में जरूरत पड़ने वाली है, आगे जाके इसको देखेंगे, फाइन। और अभी एडिशन निकालना है। मान लीजिए एडिशन कैसे करते हैं, नेचुरली वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे एक पॉइंट में। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए एडिशन के लिए, 2। तुम बोलोगे नहीं सर मैं एक वेक्टर लेके ऐड करूंगा, भाई किसके साथ ऐड करोगे, एडिशन के लिए एक वेक्टर दूसरा चाहिए, हाँ कि नहीं। फाइटिंग करोगे, दोस्ती करोगे किसके साथ, दोस्ती अकेले अकेले थोड़ी होती है। मिनिमम कितने चाहिए, 2 आदमी चाहिए, 2 लोग चाहिए। सो वेक्टर की एडिशन करने के लिए दोनों मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो 2 ही चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आपस में लड़ जाएंगे दोनों, कितना चाहिए, वो भी 2 चाहिए। 2 मतलब वो हमेशा नहीं है कि 2 ही चाहिए, एडिशन के लिए 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन 2 के बीच में ही होगी। बाद में वो दूसरा भी ला सकते हैं, लेकिन फर्स्ट केस में 2 ही बनेगी। तो सब्ट्रैक्शन बाद में देखते हैं, पहले एडिशन। 2 वेक्टर मान लीजिए इसे ऐड करते हैं, ऑब्वियसली उनके बीच कुछ एंगल है थीटा। अब थीटा की मेजरमेंट की डायरेक्शन भी किस तरह की लेते हैं वो भी यहाँ पे एक देख लेते हैं। एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरी वेक्टर इस तरफ है बी, क्या है इसके बीच एंगल थीटा। अब मैं इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूं तो एंगल कितना आएगी, और मैं इसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूं तो एंगल कितना आएगी, दोनों एंगल बराबर होगी कि नहीं। अब ये वाला जो मेजरमेंट है जो ब्लैक में किया गया है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये वाला जो है ये है क्लॉकवाइज, ओके ओके। अब ऐसे अगर ओरिएंटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी वेक्टर स्क्रू की मूवमेंट आउटवर्ड आएगी, तो इसकी मूवमेंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज केस में आउटवर्ड,
इसको डॉट सिंबल देंगे, ऐसे डॉट, इस तरफ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। ओके, इसकी डायरेक्शन एंगल अगर इस टाइप की मेजर करेंगे, ये दोनों की कुछ वेक्टर एक्टिविटी जब देखेंगे बाद में तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल को क्लॉकवाइज लेते हैं तो थंब किस डायरेक्शन में जा रही है, अंदर जा रही है बच्चों, अंदर। सो यहाँ पे इनवर्ड आएगी, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस। बहुत आसान है, बराबर आ गया समझ में। अब ए और बी दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, दोनों को ऐड करने का तीन ही हम लोग की फॉर्मूला है। एक है ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों बराबर है, दोनों के बीच बहुत सिमिलरिटी है, एनालिसिस भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है अपीयरेंस में। ओके, और ये दोनों जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम मिनिमम दो ही वेक्टर के लिए अप्लाई किया जा सकता है, दो से ज्यादा होंगे तो ये लोग फेल मारेंगे। तब आ जाएगी पॉलीगॉन लॉ। ओके, तो पॉलीगॉन लॉ को तब देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। रिजल्टेंट जब निकालेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगी और दोनों को लिखेंगे अभी फॉर्मूला। बच्चों अब एक एक करके देखेंगे ट्रायंगल लॉ। नेचुरली दो वेक्टर्स कैसे एक्ट कर रहे होंगे, नेचुरली दो वेक्टर इस तरह का रहेंगे, कोई भी पॉइंट में दे विल बी कोइनिशियल टू ईच अदर, ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सो दोनों वेक्टर्स पता है आप लोग को, प्लस टू में तो पढ़े होंगे सब। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ए वेक्टर है और बी को पैरेलल करके यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे हो गया ये बी। अब दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में लिया गया, देखिए एक ही ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर कौन सी है, ये ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है। सो इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then the closing side of the triangle will be the resultant. ये है closing side, तो this will be the resultant, and the resultant formula R is always represented as A plus B. Okay, this is not the algebraic sum, ये algebraic sum नहीं है, ये है vector sum. Okay, अब पॉलीगॉन लॉ क्या करती है बच्चों, पॉलीगॉन लॉ थोड़ा आसान है। ट्रायंगल लॉ में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रायंगल फॉर्म को, पॉलीगॉन सॉरी पैरेललोग्राम लॉ में इसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ता है, ये जैसे भी है हम उसको उसी हिसाब से निकालेंगे। ये है, इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसको ऑपोजिट साइड एक ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये बन जाएगी ए वेक्टर, ये बन जाएगी बी वेक्टर। अब ये दोनों के बीच कॉमन पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट के थ्रू जो डायगोनल जाएगी ये बनेगी रिजल्टेंट। कैसे बच्चों, ट्रायंगल से पैरेललोग्राम निकालिए, ट्रायंगल लॉ से निकालिए पैरेललोग्राम लॉ। अगर इसको ट्रायंगल लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, देखिए ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर, बी वेक्टर इस हिसाब से जा रहे हैं, यहाँ पे बी वेक्टर। सो ये वाला जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये जो रेड मार्क किया गया है पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल के साथ एकदम बराबर है। सो ट्रायंगल में रिजल्टेंट कौन सी आ रही है, पी क्यू। ओके, अगर इसका ऑपोजिट साइड ड्रॉ किया जाए सो ये वाला बन जाएगी पैरेललोग्राम। जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड हिसाब से एक्ट कर रही थी वो पैरेललोग्राम के लिए बन जाएगी डायगोनल, बराबर। ओके, फॉर्मूला सेम, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ओके बच्चों, अभी दिमाग में आपको डालना है वेक्टर्स किस हिसाब से दिया गया होगा क्वेश्चन में और आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया गया होगा, मान लीजिए ए दिया गया है 6 न्यूटन, बी दिया गया है 9 न्यूटन, दोनों के बीच एंगल मान लीजिए थीटा,
ये है थीटा। अब यहाँ पे थीटा कौन सी आएगी बच्चों, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, इसको एक्सटेंड करेंगे। एंगल कैसे लेंगे बोले थे हम, ए और बी के बीच ये है एंगल थीटा। अब बी को एक्सटेंड करके यहां पे हम ड्रॉ किए पैरेलल टू बी अनदर इक्वल वेक्टर ड्रॉ किए। सो जो थीटा एंगल यहीं पे आ जाएगी थीटा। ओके, दोनों के बीच एंगल मान लीजिए है थीटा कुछ है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट की फॉर्मूला है, दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। ये कब अप्लाई कीजिएगा, जब ये सब ऐसे वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और एंगल में दिया गया होगा। ओके, बराबर आ रहा है समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए। इसको स्पेशल डायरेक्टली ये नहीं आ सकता ऐसे क्वेश्चन नीट में, थोड़ा सा इसको घुमा के आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। दूसरा ट्रिक है, अगर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड ऑर्थोगोनली, दोनों वेक्टर की वैल्यू अगर ऑर्थोगोनल यूनिट फॉर्म में होगी, ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म में, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब निकालिए रिजल्टेंट a प्लस बी, निकालिए वेक्टर सम। क्या करना है, सिंपली पॉलिनोमियल ऐड कर देना है। जैसे क्या है, a प्लस बी, रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐड कर देना है। कितना है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। ओके, सो इस हिसाब से हमको आगे थोड़ा देखना है। एक वेक्टर के साथ मान लीजिए a एक वेक्टर है, इसके साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए a में एक स्केलर है, एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर प्रोड्यूसेस अनदर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वेक्टर आ जाएगी जिसकी मैग्नीट्यूड अलग होगी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम रहेगी। बराबर आपको याद आ रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट में बोले थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, वेक्टर को अगर रोटेट किया जा रहा है सो उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। वेक्टर को अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड डिफर करेगी। पता चल रहा है दो चीज कैसे क्या है। ओके, देखो दोनों की मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रही है, लेकिन आई कैप जे कैप के कैप की ओरिएंटेशन जो है, इसकी कोऑर्डिनेट की पोजीशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी इसमें, तो इसकी डायरेक्शन जो था वही रहेगी। ओके, प्रॉब्लम में कुछ दिया गया होगा, आपको दो वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए एक ए वेक्टर बी वेक्टर, उसके बीच एंगल है। निकालना है आप लोगों को रिजल्टेंट कितना एंगल बना रही है बेस वेक्टर के साथ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये चीज निकालना है। तो उसके लिए आपको दूसरा एक फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा। सो मान लीजिए ये है रिजल्टेंट और ये है बेस वेक्टर ए, बेस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट के एंगल मान लीजिए अल्फा। ओके, कभी कभी कुछ बुक्स में बीटा भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, जो भी लिखेंगे चलेगा। सो डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और ये डायरेक्शन। सो डायरेक्शन में आ जाएगी आप लोग की tan अल्फा। फॉर्मूला आपको याद है, ये वाला फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट, जो रेड मार्क कर रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से रखना। इसको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से रखना। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो पता होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये बन गए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा। बच्चों ये वाला बी वेक्टर है, बी ये थीटा एंगल है, तो ये वाला बन जाएगी बी साइन थीटा, हाँ कि नहीं। अब ये वाला बन जाएगी बी कॉस थीटा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन, ये वाला है बी साइन थीटा, ये वाला कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा। दिख रहा है अच्छे से देखिए,
ये वाला क्या है, अप टू दिस मच ए, and this one b cos theta, obviously adjacent side cos cosine and following sine, so b sin theta by a plus b cos theta। अगर अल्फा निकालना है बराबर tan इनवर्स ले लेंगे, आराम से निकल जाएगा, tan इनवर्स b sin theta by a plus b cos theta। ओके फाइन बच्चों, एडिशन हो गया। कुछ कुछ कंसेप्ट आती है, जब पैरेललोग्राम की दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स बनते हैं, जो उनकी कॉमन पॉइंट के थ्रू जो डायगोनल पास करती है, वो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करती है। ये आपका दिमाग में है ऑलरेडी, दोबारा लिख लेते हैं और दोबारा यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बिठाने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। ओके या कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर, और इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लिए, ए बी। अब पैरेलल टू ए, दिस इज ऑल्सो ए, पैरेलल टू बी, दिस इज ऑल्सो बी। यहां पे दो ही डायगोनल आएगी, ये वाला एक, ये वाला। अब देखिए ये रिप्रेजेंट करती है वेक्टर सम को, ए प्लस बी। ओके अब दूसरा डायगोनल ये वाला रिप्रेजेंट करती है वेक्टर डिफरेंस को, वेक्टर डिफरेंस, दैट मीन्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पैरेललोग्राम की जो दो डायगोनल आएगी, एक डायगोनल वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरा डायगोनल वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। टर्म के साथ एक्वेंटेड होते रहना बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सब्ट्रैक्शन आ सकती है, डिफरेंस आ सकती है, सम आ सकती है, एडिशन भी आ सकती है। ओके फाइन। सो ए माइनस बी कैसे बनी, यहां पे छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए ये ए ये बी, दोनों के बीच यहां पे एंगल है थीटा, दोनों की एडिशन ए प्लस बी। ओके अब ये पॉइंट को देखते हैं, यहां पे भी पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, यहां से एक्ट हो रही है ए। अब इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कौन सी वेक्टर जा रही है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में माइनस बी, पता चल रहा है। इस डायरेक्शन में बी, उसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगी, बी की एंटी पैरेलल वेक्टर माइनस बी। सो ये वाला जो डायगोनल है इसकी इस पॉइंट से निकल रही है, ये कौन सी वेक्टर की रिजल्टेंट बनेगी, दिस वन एंड दिस वन। सो दोनों वेक्टर क्या है, एक बन गई ए, अनदर बन गई माइनस बी, तो ए प्लस माइनस बी बराबर ए माइनस बी। हो रहा है समझ में, फाइन। अब आराम से निकाल सकते हैं। सो ए माइनस बी की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की फॉर्मूला, दोनों लिखते हैं, पहले ए प्लस बी लिखते हैं, बाद में ए माइनस बी। वेक्टर सम की फॉर्मूला क्या है, वेक्टर डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, यहां पे आ जाएगी बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर, क्लियर। ए माइनस बी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा रूट ओवर। ओके आ रहा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आती है, ये प्लस 2 में पढ़े होंगे, कब ये दोनों बराबर बन जाएंगे, वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस कब बराबर बन जाएंगे, जब बराबर बन जाएंगे तब 2ab cos थीटा नहीं होगी, मतलब ये दोनों टर्म हट जाएंगे। दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी बन जाएगी, कब बनेगी, अब इसको डाल देना है LHS में RHS में, सो फाइनली आ जाएगी cos थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कब होगी, जब पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होगी, स्क्वायर पता चल रहा है, जब पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होगी या रेक्टेंगल होगी, मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ सेम हो जाएगी, तब वेक्टर सम इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस बन जाएगी। पता चल रहा है कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे। ओके फाइन, बहुत आसान सी चीज है। तीसरा चीज है, खत्म हो गया बच्चों, देखिए ये वाला खत्म हो गया। ओके
तीसरा चीज देखेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बच्चों बोले थे जो वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में एडिशन नहीं हो सकता उसको पॉलीगॉन लॉ में हम देखेंगे। मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स की एडिशन अगर किया जाए तो वो पॉलीगॉन लॉ में बन सकती है। तो पॉलीगॉन लॉ देखते हैं, ये है मोर देन 2 वेक्टर्स, ओके, ऐसे एक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ओके, वेरी सिंपल। अब ये सब वेक्टर किस टाइप के एक्ट कर रहे हैं? मान लीजिए ए, ये वाला बी, सी, डी, ई। अब ये जो है ये रिजल्टेंट है आर, ओके, रिजल्टेंट है आर, ओके। ये सारे वेक्टर्स, ये इसको छोड़ के सारे वेक्टर्स कोइनिशियल हैं। मतलब इसको अगर देखा जाए ये इस टाइप का एक्ट कर रहे होंगे नेचुरली। ए वेक्टर ऐसे, ये वाला ए है, ये वाला बी है, पैरेलल टू बी, देखिए ये वाला ऐसे, ये वाला सी कैसे एक्ट कर रही है आप लोग देख रहे हैं, सी, डी इस टाइप का डी एक्ट कर रहे हैं, डी मान लीजिए ये वाला है डी वेक्टर, ओके, और ये है ई वेक्टर, ई। पता चल रहा है एक पॉइंट में पांचों वेक्टर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं, दे आर कोइनिशियल टू ईच अदर, मल्टीपल वेक्टर्स, देन दे कैन बी एडेड यूजिंग पॉलीगॉन लॉ एंड यूजिंग रिजोल्यूशन ऑल्सो। इसीलिए मैं बोला कि रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो रिजोल्यूशन में हम लोग कितना भी वेक्टर्स लेंगे ऐड कर सकते हैं, कितना भी, जितना भी वेक्टर्स है, n नंबर ऑफ वेक्टर्स को भी रिजोल्यूशन मेथड में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो दो वेक्टर्स भी हो सकती है ऐड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। मोर देन 2 वेक्टर्स बनेगी तो उसको रिजोल्यूशन मेथड में हम लोग एडिशन कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं? पॉलीगॉन लॉ मेथड में, ओके, फाइन। सो यहां पे हम लोग इसको जो कोइनिशियल, इसको यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए इस टाइप का, ओके। सो देखिए एक एक करके ए एंड बी एक्ट कर रहे हैं इसे, तो ए और बी की रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये वाला आएगी, ए प्लस बी। आ रहा है समझ में? ए और बी ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ए और बी की रिजल्टेंट ये वाला, ए प्लस बी सी, इसकी रिजल्टेंट ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर ये वाला ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ई, ये दोनों की रिजल्टेंट है आर। सो फाइनली आर बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ओके, फाइन स्टूडेंट्स। सो पॉलीगॉन लॉ में हम कितना भी वेक्टर्स लें सबको हम ऐड कर सकते हैं। जो भी वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स आएगी सब एक ओपन पॉलीगॉन की साइड्स हिसाब से वो आप रिप्रेजेंट हो जाएंगे इन ए ऑर्डर। जो क्लोजिंग साइड होगी वो हो जाएगी रिजल्टेंट इन ऑपोजिट ऑर्डर। दिख रहा है बच्चों? क्लोजिंग साइड ऑपोजिट ऑर्डर में आ जाएगी। सो पता चल गया पॉलीगॉन लॉ क्या है, ओके। एक चीज, छोटा सा चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन का, आपको अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट बिटवीन 2 वेक्टर्स, obviously their algebraic sum will be maximum resultant between 2 vectors. What will be the minimum resultant between 2 vectors? Their algebraic difference will be the minimum resultant. That means यहाँ पे they will be parallel vectors, तब maximum resultant बनेगी। यहाँ पे they will be anti parallel vectors, तब minimum resultant बनेगी। आ रहा है समझ में बच्चों? बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ओके। अब रिजोल्यूशन तो आपको पता है, रिजोल्यूशन फिर भी बता देते हैं तो प्रॉब्लम के लिए बहुत आसान आ जाएगी। जितना भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स हम लोग लेंगे
जितना भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स हम लोग लेंगे तब उसकी रिजल्टेंट कैलकुलेशन में ये काम आ जाएगी। ओके, ये कॉपी कर लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भी ले सकते हैं। ओके फाइन, देखिए अभी मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, और कौन ईस्ट वेस्ट के साथ इसका क्या रिलेशन ये बोले थे, दोबारा लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहां पे आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यहां पे आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यहां पे साउथ वेस्ट, यहां पे साउथ ईस्ट। ओके, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है नॉर्थ ईस्ट में, ए वेक्टर ए इज एक्टिंग along नॉर्थ ईस्ट, ए वेक्टर इज एक्टिंग along नॉर्थ ईस्ट। इसका रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन मतलब क्या? रिजोल्यूशन मतलब उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए एमसीक्यू क्वेश्चन में तो आपको नीट क्या आती है, ए वेक्टर कैन हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स, ए वेक्टर्स कैन हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स। बच्चों, एक वेक्टर की n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बन सकती है, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, जितना भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। कोई भी वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन में रहेगी और जो हेड जो है आरो हेड वो बाहर रहेगी, और इसको 360 डिग्री एंगल में अगर उसको रिजॉल्व करेंगे तो टोटल 360 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे आ जाएगी। कोई भी इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर का 360 में कितना निकाल सकते हैं कंपोनेंट? n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिर्फ 2 ही आएगी। ओके, सो एनी वेक्टर, ये याद रखना है, एनी वेक्टर हैज n components in 2 pi रेडियन। 2 pi रेडियन में n कंपोनेंट्स आएगी, लेकिन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएगी, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओनली। ओके, बराबर। सो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। अगर नॉर्थ ईस्ट है, आपको पता है बोले थे थीटा कितना आ जाएगी? 45 डिग्री। अब ये वेक्टर ए है, सो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी कंपोनेंट ए कॉस थीटा एडजेसेंट टू थीटा। थीटा की फॉलोइंग जो है कौन सी वाली? ये वाली, ए वाली बन जाएगी ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा बराबर नॉर्थ के साथ है, देखिए यहां पे ए साइन थीटा। ओके, अच्छा, इस डायरेक्शन में कौन सी आएगी? माइनस ए साइन थीटा बन जाएगी। इसको अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे माइनस ए कॉस थीटा बन जाएगी। हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर? पता चल रहा है ठीक से क्या क्या हो रहा है? ओके, कोई भी वेक्टर का 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, कोसाइन कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। जरूरी नहीं कि कौन से एक्स एक्सिस में आएगी, कौन से वाई एक्सिस में आएगी। कोसाइन एक्स में जाएगी हमेशा, ये कंफर्म नहीं है। कोसाइन वाई में भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फिगर। ओके, ये हो गया रिजोल्यूशन। फाइन, अगला टॉपिक बच्चों, लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे। तीनों कवर हो गई, अभी लास्ट टॉपिक है। बोले थे 4 ही चीज में वेक्टर आ जाएगी कवर अप, टोटल 1 घंटे में वेक्टर आपकी सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। लास्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन, दोनों वेक्टर को कंबाइन करेंगे एक के साथ दूसरे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आप लोग पढ़े होंगे, सिर्फ अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन पढ़े हैं। यहाँ पे 2 टाइप की मल्टीप्लीकेशन आएगी, ए वेक्टर एक, बी वेक्टर एक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे। सो जो 2 प्रोडक्ट है, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं ए डॉट बी, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं ए ऐसे, क्रॉस बी। आ रहा है समझ में? अब आपको दिमाग में डाल लेना है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है।
अब क्या है उसका कंसेप्ट देखेंगे। बोले थे दो वेक्टर को अगर कंपेयर करते हैं, ए वेक्टर ऐसे एक्ट कर रही है, बी वेक्टर ऐसे एक्ट कर रही है, ए और बी के बीच एंगल है थीटा। सो ए डॉट बी करेंगे, सो क्या निकालेंगे, दोनों को स्केलर फॉर्म निकालेंगे। सो क्या है, ए डॉट बी का डेफिनेशन है मैथमेटिकली अगर देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड लेंगे, ए डॉट बी करेंगे मतलब ए को रेफरेंस पकड़ लेंगे, ए को फिक्स, और बी को ए के साथ लाके कंबाइन करेंगे। बी इस तरफ जा रही है मान लीजिए, सो बी को खींच के लाएंगे यहां पे ए की तरफ। सो बी की डायरेक्शन लेकिन इस डायरेक्शन में है, सो अलोंग ए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, इसकी कंपोनेंट निकालेंगे, ऑब्वियसली ये बनेगी बी कॉस थीटा। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये है 90 डिग्री, सो ये डायगोनल है, ऑब्वियसली ये वाला बन जाएगी बी कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी along A. Okay, so magnitude of A modulus, component of B along A, B cos theta. So this will be A dot B. Fine, हो गया आपकी समझ में, A dot B। अगर B dot A निकालें क्या होगी, B dot A B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता था, यहां पे A से निकालेंगे। B dot A equal to magnitude of B into component of A along B। magnitude of B, component of A along B, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। A की इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट मींस यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पे A से B तक ये 90 डिग्री, सो दिस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगी A cos थीटा। सो B मॉड्यूलस इंटू A मॉड्यूलस cos थीटा। देखिए यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट मींस A डॉट B की वैल्यू जितना है B डॉट A की वैल्यू उतना ही है। ओके, दैट मींस A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट which is commutative in nature, yes or no? Okay, dot product is a scalar product and dot product is commutative। दोनों की सीक्वेंस अगर चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। आ रहा है समझ में? ये है अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू दिया गया होगा, मान लीजिए एक वेक्टर है 6 न्यूटन, दूसरा है 8 न्यूटन, दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। सो व्हाट विल बी A डॉट बी, 6 into 8 cos 30। ओके, सो 6 into 8 48 cos 30 √3/2 24 √3 यूनिट्स। दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर दिया गया होगा दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल फॉर्म में, IJK फॉर्म में, तब कैसे बनेगी देखेंगे। फाइन, अब ये वाला लिखे होंगे, मान लीजिए दो वेक्टर दिया गया है, दिस वन ए वेक्टर AXI कैप, AYJ कैप, AZK कैप, बी वेक्टर BXI कैप, BYJ कैप, BZK कैप। है ना? नेक्स्ट व्हाट विल बी A डॉट बी। A डॉट बी कितना आ जाएगी, A डॉट बी बहुत ही आसान फॉर्मूला है, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, x कोफिशिएंट के साथ x, y के साथ y, z के साथ z। दैट मीन्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz होगी। कितना आसान है, पता चल रहा है? ओके, और एक कॉन्सेप्ट है यहां पे, छोटा छोटा चीज लेके आती है। आई जे के पता है, सो आई डॉट आई कितना आ जाएगी। आई एक यूनिट वेक्टर है,
सो कंसेप्ट लेते हैं आई मॉड्यूलस कॉस, कितना आ जाएगी दोनों के बीच में, आई और आई इक्वल वेक्टर्स एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 वैल्यू 1, आई मॉड्यूलस 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर, सो दोनों यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1, सो आई डॉट आई 1, इसका मतलब जे डॉट जे भी 1 आ जाएगी, के डॉट के भी 1 आ जाएगी, पता चल रहा है, फाइन। अगर दूसरे वेक्टर के साथ लेंगे आई डॉट जे कितना बनेगी, 0 आ जाएगी क्योंकि आई और जे के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो सिमिलरली जे डॉट के बनेगी 0, के डॉट आई बनेगी 0, फाइन। अब ये हो गई आपकी कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम में देखेंगे। और एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, बोलते हैं इसमें से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक दिया गया है वेक्टर, मान लीजिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। मान लीजिए एंगल है थीटा, इसी से निकालेंगे, बहुत आसान है। a डॉट बी आपकी वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना बनेगी भाई, a डॉट बी बाई ए बी। आ रहा है समझ में। a डॉट बी कितना है, a डॉट बी इससे निकाल सकते हैं, क्या है, ax bx प्लस ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब a मॉड्यूलस b मॉड्यूलस। आपको तो इसमें से मॉड्यूलस पता चल जाएगा, ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर रूट ओवर इंटू bx स्क्वायर by स्क्वायर bz स्क्वायर। दिख रहा है कितना आसान फॉर्मूला है। अब यहां से पता चल जाएगा, देखिए कॉपी कीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी कीजिए ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कॉस थीटा, ये किस चीज की फॉर्मूला है, कॉस थीटा। अब थीटा इनवर्स लेके निकाल सकते हैं आराम से, ये दोनों मल्टीप्लाई किया गया है, ये दोनों मल्टीप्लाई किया गया है नीचे दिस वन। तो मेन चीज ये आपका दिमाग में रहना चाहिए, ये अगर रहेगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी बाकी सब चीज। ओके, देख के आंसर एकदम फास्ट निकल जाएगी आंसर। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे ट्रिक से फटाफट निकलती है फॉर्मूला। ओके, तो कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट हो गई। अब लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स व्हिच इज क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों अगला टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस ए क्रॉस बी, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस साइन थीटा इन कैप। ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस साइन थीटा इन कैप, इतना बन रही है। अब क्या है इसके कॉन्सेप्ट देखिए, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ए और बी के बीच एंगल है थीटा। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करती है इस डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी जो आती है साइन फंक्शन आती है, मतलब ए यहां पे आ जाएगी, देखिए बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन जो प्लेन में ये दोनों लाई करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगी। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इस दिशा में आएगी या इस दिशा में आ जाएगी। इसी प्लेन में ए और बी रहते हैं तो यहां पे परपेंडिकुलर आ जाएगी। ओके, तब पता चलेगा कैसे। एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करती है, एन कैप यूनिट वेक्टर represents direction
ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स एन कैप और ए क्रॉस बी के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब यहां पे राइट हैंड थंब रूल जो पहले बोले थे, अगर ए क्रॉस बी लेते हैं, ए क्रॉस बी लेते हैं, एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तब आ जाएगी ए क्रॉस बी यहां पे आवे, ए बी साइन थीटा एन कैप, ऑब्वियसली ये वाला आवे बन जाएगी, आवे डॉट बी क्रॉस ए लेंगे तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगी। सो क्लॉकवाइज क्या बनेगी, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में एंगल लेंगे क्योंकि बी क्रॉस है, बी के साथ ए क्रॉस ऐसे करेंगे। सो थंब किस दिशा में जा रही है, एंगल, फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही है एंगल के डायरेक्शन मेजरमेंट, ओके, और थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इनवर्ड, बी ए साइन थीटा एन कैप इनवर्ड, इनटू बोल सकते हैं क्रॉस, इस टाइप की, ओके। अब यहां पे तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, फिर भी कोशिश करेंगे दिखाने के लिए बच्चों, कोशिश करेंगे, एक कोशिश है। अब ये वाला मान लीजिए ऊपर जा रही है ऐसे, ये वाला ए क्रॉस बी आवे, आवे मतलब डॉट डाल लीजिए। अब ये वाला क्या है, बी क्रॉस ए, ये क्या है क्रॉस इनटू, ऐसे अंदर जा रही है, ये वाला बाहर आ रही है, पता चल रहा है, पता चल रहा है। मान लीजिए ए और बी ऐसे हैं, 2 उंगली, ये बी वाला ये ए क्रॉस बी किस टाइप की रहेगी, इस डायरेक्शन में रेड मार्कर, और बी क्रॉस है ये ब्लैक मार्कर दिख रहा है, ये वाला ए क्रॉस बी, ये वाला बी क्रॉस है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए क्रॉस बी, तो ए एंड बी all are perpendicular to a cross B, okay, A cross B and B cross A, obviously they are anti-parallel, so 180 degree, A cross B and B cross A, angle between them 180 degree, fine, okay। अगला चीज मेन चीज आ रही है बच्चों, ये तो दिया गया, अगर वैल्यू दिया गया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया गया कैसे करेंगे बच्चों, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या है, ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर है तो इसकी फॉर्मूला बनेगी बच्चों, किस चीज से बनेगी, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला एक है, याद है तुम लोग, अच्छे बच्चे हो, ये सब चीज याद है तुम लोग, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनेगी कैसे, आई जे के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, कोफिशिएंट सब लिख देना है, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, डिटर्मिनेंट, फाइन, बराबर, ओके, हो गई कवर। और कुछ बाकी है बाकी है। अब आप तो हमेशा बोलते हो कुछ कुछ बाकी आ रहे हैं बच्चों, छोड़ देंगे कैसे, छोटा छोटा चीज आप लोग आ जाएगी एग्जाम में। अब डायरेक्ट इससे से क्वेश्चन आती है, और एक कंसेप्ट जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिटा लेते हैं बच्चों, वो तो लिख दिए हैं, वहां पे जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की एरिया कितना बनेगी, पैरेललोग्राम की एरिया कितना बनेगी। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड दिख रहा है, साइड बच्चों ए बी। बच्चों अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो स्कूल में पढ़ोगे जो एरिया क्या होती है, एरिया इज टोटल, ये वाला
अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है बोले थे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इस दिशा में। अब इसको टोटल कवर करके अगर इस दिशा में जो एरिया वेक्टर आएगी तो कौन सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकती है टोटल को कवर करके, ए बी दोनों को लेके? ऑब्वियसली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दोनों इक्वल टू एरिया। ओके, आ रहा है समझ में? मैथमेटिकली कैसे आया ये भी देख लेते हैं। एरिया की फॉर्मूला क्या है, पैरेललोग्राम की बेस इंटू हाइट, बेस के साथ हाइट मल्टीप्लाई किया जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये वाला बेस है ए, ये हाइट कितना बनेगी, ये बी है, ये थीटा है, ये बनेगी बी साइन थीटा। सो ए बी साइन थीटा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप, एन कैप इज द एरिया वेक्टर, एन कैप रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। सो एन कैप किस दिशा में आएगी, इस दिशा में, यहां पे लिख लेते हैं एन कैप एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की प्लेन को परपेंडिकुलर है एन कैप, सो एरिया बन गई ए बी साइन थीटा एन कैप जो ए क्रॉस बी। आ रहा है समझ में? बी क्रॉस ए बन सकती है? नहीं बन सकती, ए क्रॉस बी ही बन सकती है। पैरेललोग्राम पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? वही दो साइड को लेके अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं बच्चों, क्या होगी एरिया? चल रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं क्या होगी, देखिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं यहां पे मैं ट्रायंगल बना लूं, ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम ऐसे बनी थी, ऐसे बी वेक्टर ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, अब ये बन जाएगी ट्रायंगल। अब इसकी ये दोनों ट्रायंगल बराबर है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल को मिला के एक पैरेललोग्राम बन रही है। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल having two vectors A and B क्या बनेगी भाई, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड हाफ ए क्रॉस बी हो रहा है। सो फाइनली पता चल गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ओके, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। वो तो आपको फॉर्मूला से भी याद हो रहा होगा, फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला से याद हो रहा होगा क्या है, बेस इंटू हाइट, एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस बन गई ए, हाइट बी कॉस बी, सॉरी बी साइन थीटा। डायरेक्शन डालेंगे तो ए क्रॉस बी बन जाएगी, ए क्रॉस बी मॉड्यूलस बाई 2। तो डायरेक्शन नहीं डालेंगे भी ए क्रॉस बी मॉड्यूलस ही बन रही है, ए क्रॉस बी मॉड्यूलस बाई 2। ट्रायंगल को, सिमिलर ट्रायंगल एक डबल, इसको जस्ट मिरर इमेज करके यहां पे जोड़ लेंगे, इसकी मिरर इमेज करके यहां पे जोड़ लेंगे, तब ये बन जाएगी क्या, तब ये क्या बनेगी, तब ये बन जाएगी एक पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की एरिया हमेशा इसकी डबल बनेगी, सो ये बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या, याद हो गई बच्चों? ओके, सो पहला लेक्चर खत्म हो गया बच्चों।
ओके, बहुत प्रिसाइजली हम कोशिश करेंगे बच्चों, हम तो भगवान है ही नहीं, इंसान ही है। कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोगों की ये जो 11 की कोर्स है, 11 की कोर्स वो जो क्लास में ख़त्म करने के लिए बहुत आसान से एक ही घंटे में हम वो सारे कॉन्सेप्ट टच कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट जो जिसमें से क्वेश्चन आती है। ओके, अगले लेक्चर 2 में इसकी प्रॉब्लम्स जो है नीट वेस्ट अच्छा सिलेक्टेड प्रॉब्लम, एकदम मजा आ जाएगा करने में। ओके, वो चीज़ लेके मैं आऊँगा। ओके, तो सॉल्व करेंगे, ट्रिक सीखेंगे, मजा आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, stay connected with our classes. You can log in into our website also, ourclasses.in.net, and subscribe the channel. Like, if you have any doubts regarding the video, regarding the lectures, regarding the concept, put your valuable comments in the comment section. Okay, so like, share and subscribe. Thank you. Love you all, my dear students.